स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक अपील करना चाहूँगा कि कृपया गवर्नमेंट की गाइडलाइन का विशेष पालन करें, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार के लोगों को, अपने साथियों को भी सुरक्षित रखें और प्रत्येक गाइडलाइन का आप फॉलो अवश्य करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तभी आगे की जो आपने अपने जीवन के उद्देश्य बनाए हैं उनकी पूर्ति के लिए आप शारीरिक तौर पर उनमें पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने मेहनत कर पाएंगे। तो भाई आज संडे स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था, पहले दे चुका हूँ। आज मैं दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ मेरे जो स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स भी इन मॉडल पेपर्स पे क्वेश्चन करने का प्रयास करें और कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, in which year did the first folio of Shakespeare's plays appear? In which year did the first folio of Shakespeare's plays appear? ऑप्शन आपके सामने है A 1620, B 1622, C 1623 और D 1632। तो साहब फर्स्ट फोलियो जो है वो शेक्सपियर साहब के प्लेस का वो अपियर हुआ था 1623 में। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, Which of the following character does not belong to Shakespeare's famous tragedy Hamlet? 4 कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर साहब के प्रसिद्ध ट्रेजिक प्ले हैमलेट में इसमें से कौन सा पात्र नहीं है? ओफेलिया ए ऑप्शन, बी क्लैडियस, सी पोलोनियस, डी कैसियो। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि कैसियो। ओफेलिया, क्लैडियस, पोलोनियस ये तीनों कैरेक्टर हैमलेट में हैं, लेकिन कैसियो हैमलेट प्ले में किसी पात्र का नाम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हु इज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी? रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर का नाम आपको बताना है। ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस नैश, सी थॉमस गेट और डी थॉमस लॉस। तो ये जो आपके नाम लिखे हुए हैं वो सब यूनिवर्सिटी वेट से कनेक्टेड हैं, सिवाय थॉमस किड को छोड़कर बचे हुए ये 3 आपके तो यूनिवर्सिटी बेट्स हैं। इसमें रॉबर्ट ग्रीन साहब ऐसे हैं जिन्होंने कि कॉमिक राइटिंग में, कॉमेडी राइटिंग में अपना काम किया है, और रॉबर्ट ग्रीन साहब को रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली सोनेट्स इज ए वर्क बाई। होली सोनेट्स एक सोनेट्स का कलेक्शन है, ये किसने लिखा? ए ऑप्शन जॉन डन, बी जॉर्ज हर्बर्ट, सी फिलिप लार्किन या डी फिलिप सिडनी। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ए जॉन डन। जॉन डन साहब ने एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स लिखा है जिसका नाम उन्होंने दिया है होली सोनेट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हैमलेट का प्ले जब हम हैमलेट पढ़ते हैं हैमलेट प्ले को, तब उसमें एक जगह ये लाइन आई है टू बी और नॉट टू बी। तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए टू किल क्लैडियस और नॉट टू किल हिम, क्लैडियस को मारना या ना मारना। टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, अपनी माँ गर्ट्रूड को मारना या ना मारना। टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, ओफेलिया से विवाह करना या ना करना। या डी टू लिव और टू डाई, जीना या मरना, यानी कि सुसाइड कमिट करना या जीवित रहना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, इन विच गिवन सेंटेंस वी फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच अपस्ट्रॉफी। आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस में फिगर ऑफ स्पीच अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है। ए ऑप्शन मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, बी ऑप्शन पैट्रियोटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, सी माई लव इज ए रेड रेड रोज और डी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी पैट्रियोटिज्म व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो हैप्पीनेस इज व्हाट एन ओकेजनल एपिसोड। ध्यान सुन लीजिए, हैप्पीनेस इज वन एन
हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ऑप्शन आपके सामने है सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या मेटाफर। तो इसका राइट आंसर है आपका मेटाफर इस लाइन में यूज की गई है फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद। एक मूवमेंट चला भाई अंग्रेजी साहित्य में रिटर्न टू नेचर। तो ये रिटर्न टू नेचर जो मूवमेंट था उसका संबंध काय से था? न्यू क्लासिकल एज से था, रोमांटिक एज से था, रिस्टोरेशन एज से था या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी से नहीं था। आप सबको मैंने पढ़ाया है रोमांटिक एज, बताया है नेचर से कनेक्शन है वो, तो भाई रोमांटिक एज लगाइए। तो रोमांटिक एज जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम डॉबर बीच। इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जिसने कि डॉबर बीच की रचना की है? तो आर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन या वर्ड्सवर्थ। आप सबको पता है डॉबर बीच एक बहुत खूबसूरत पोएम है जिसको कि मैथ्यू आर्नल्ड साहब ने लिखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। टी.एस. एलियट साहब के द्वारा लिखी गई बेस्टलैंड जो है उसका पब्लिकेशन किस ईयर में होता है? ए 1915, बी 1918, सी 1920, डी 1922। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1922 में इसका प्रकाशन होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। एक फ्रेज है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका संबंध किसके साथ है? तो ऑप्शन ए आपका है बायरन साहब के साथ, ऑप्शन बी कीट्स साहब के साथ, ऑप्शन सी कॉलरिज साहब के साथ या ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ साहब के साथ। तो बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ध्यान रखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका संबंध है एस.टी. कॉलरिज साहब के साथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाई। एक सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस सोनेट की रचना किसने की है? ए स्कॉट, बी कीट, सी वर्ड्सवर्थ या डी शेली साहब। तो भैया राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है साहब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है एडोनिस बाई शैली इज एन एलेजी ऑन। शैली साहब ने एक बहुत खूबसूरत एलेजी लिखी, नाम है एडोनिस। तो शैली साहब ने ये एलेजी किसके ऊपर लिखी? वर्ड्सवर्थ साहब के, बायरन साहब के, कीट साहब के या कॉलरिज साहब के? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी जॉन कीट्स के लिए इन्होंने एडोनिस की रचना की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। बहुत महत्वपूर्ण है साहब। हु एजर्टेड हिमसेल्फ एज। किसने अपने आप को कहा? क्या कहा? ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। फिर सुन लीजिए पूरा सेंटेंस। किसने अपने आप को कहा? ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ऑप्शन आपके सामने है ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी टी.एस. एलियट, सी वॉल्ट विटमैन, डी जॉन कीट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि टी.एस. एलियट साहब। नेक्स्ट, ब्रेक 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 वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की बहुत खूबसूरत पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये किसकी मृत्यु पर लिखी गई? जॉन कीट्स की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, आर्थर हेलम की या पी.बी. शेली की? तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आर्थर हेलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ टेनिसन्स फेमस एलेजी इज। टेनिसन साहब की प्रसिद्ध एलेजी का नाम आपको बताना है। ए लिसिडस, बी एडोनिस, सी एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड और डी मेमोरियम। तो भाई देखो ये तीन जो ऑप्शन है शुरू के वो तो टेनिसन साहब के है ही नहीं, बस इसका राइट आंसर है आपका इन मेमोरियम ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। पूरी पोएम का नाम है इन मेमोरियम ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस आर्नल्ड एज ए क्रिटिक। भाई अगर कैटेगरी की बात बनाई जाए तो अर्नोल्ड साहब को आप किस कैटेगरी में रखेंगे क्रिटिक के रूप में? रोमांटिक क्रिटिक, मार्क्सिस्ट क्रिटिक, एस्थेटिक क्रिटिक या क्लासिसिस्ट क्रिटिक? तो साहब अर्नोल्ड साहब आपके हैं क्लासिसिस्ट क्रिटिक। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया डिकेंसन्स ए टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू। डिकेंस साहब, चार्ल्स डिकेंस साहब
का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, नाम है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। एक टेल ऑफ टू सिटीज़ में किन दो शहरों का वर्णन किया गया है? पहला पेरिस एंड लंदन, ये वर्ल्ड वॉर के समय का है। दूसरा पेरिस एंड बर्लिन, सी बर्लिन एंड लंदन, और डी नन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, पेरिस एंड लंदन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हु कंपोज द फेमस लाइन? किसने इस फेमस लाइन को लिखा? लाइन सुनिए, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ऑप्शन शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। तो साहब इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, शैली की पोएम ओड टू द बेस्ट विंड जो है उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट रिटन बाई चार्ल्स लैम? नीचे 4 एसेज के नाम लिखे गए हैं, आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा? ए द कॉन्वलासेंस, बी इम्परफेक्ट सिंपैथीज, सी ए बैचलर्स कंप्लेंट, और डी ऑफ स्टडीज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑफ स्टडीज, क्योंकि ये ऐसे जो है वह फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क है साहब एक राइटर का, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। आपको उस राइटर का नाम बताना है। ए टेनिसन, बी शैली, सी अर्नल्ड, डी वर्ड्सवर्थ। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, शैली साहब का वर्क है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज द फेमस लाइन? किसने ये फेमस लाइन लिखी? अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। Who composed the famous line, our sweetest songs are those that tell of saddest thought? ऑप्शन ए कीट्स, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो साहब ये लाइन जो है वो है आपकी जॉन कीट्स साहब की, our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Now the next question is question number sorry हु कंपोज द फेमस लाइन, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट जो है ये लाइन आपकी पीबी शैली साहब की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? किसने पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के रूप में रिगार्ड किया है? ए मैथ्यू अर्नल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी टी.एस. इलियट, डी शैली। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नल्ड साहब रिगार्ड करते हैं पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के रूप में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया, हु रोट द फॉलोइंग लाइन? ये लाइन किसने लिखी? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। इस लाइन सबने पढ़ी है, फिर से लाइन समझ लीजिए, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। किसने लिखी? विटमैन साहब ने, इमर्सन साहब ने, फ्रॉस्ट साहब ने या डिकेंसन साहब ने? तो साहब इसकी ये लाइन जो है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की, ऑन स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। हम सब ने ये महत्वपूर्ण पोइम पढ़ी है इनकी, तो उसी में ये लाइन दे रखी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन? किसने ये लाइन कही? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी अर्नल्ड, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी कीट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में ये बात कही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश? 4 नीचे नाम लिखे हुए हैं, चारों इंडियन राइटर लिखे हुए हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राइटर ऐसा है जो बाई प्रोफेशन एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो भी अंग्रेजी विषय का। ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी निसिम एजिकल, ऑप्शन डी आर.एन. टैगोर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, निसिम एजिकल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज? यहाँ 4 राइटर्स के नाम लिखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने नोबेल प्राइज नहीं जीता। टी.एस. इलियट, मुल्कराज आनंद, विलियम फॉकनर और डी अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो टी.एस. इलियट को मिला है, विलियम फॉकनर को मिला है, अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी नोबेल प्राइज मिला है, मुल्कराज आनंद जी को नहीं मिला है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Which dialect attained prominence during the Middle English period? Which dialect attained prominence during the Middle English period? Option A, East Midland. Option B, West Saxon. Option C, Northern England. Option D, East Saxon. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ईस्ट मिडलैंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. एंग्लो सैक्सन इज अदरवाइज कॉल्ड. एंग्लो सैक्सन को और किस नाम से जाना जाता है? न्यू इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश? तो साहब एंग्लो सैक्सन की अगर बात करूं तो इसको हम जानते हैं ओल्ड इंग्लिश के नाम से. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. विच डायलैक्ट बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश? विच डायलैक्ट became the standard of old English? Option A, West Saxon. Option B, Normans. Option C, Yorkshire. Option D, Germans. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि वेस्ट सैक्सन. क्वेश्चन नंबर 31. द मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम हैड कम इनटू एक्सिस्टेंस इन. जो हम आधुनिक समय में मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, ये अस्तित्व में कब आया साहब? ऑप्शन ए 15th सेंचुरी. ऑप्शन बी 16th सेंचुरी. ऑप्शन सी 17th सेंचुरी. ऑप्शन डी 18th सेंचुरी. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 16th सेंचुरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. विच डायलैक्ट्स बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड? अगर हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करें तो कौन सी डायलैक्ट जो थी वो मोस्ट डोमिनेंट थी? कैंटिस, बेसेक्स, मेर्कियन या नन? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बेसेक्स डायलैक्ट जो थी वह मोस्ट डोमिनेंट थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन वाज. ब्रिटेन की ओरिजिनल भाषा क्या थी? लैटिन, नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन या सेल्टिक? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी. अगर ब्रिटेन की ओरिजिनल लैंग्वेज पूछी जाए तो वो थी सेल्टिक. Now the next question is question number 34. Which out of these stood like a rock for religious tolerance in Puritan age? इनमें से कौन सा प्यूरिटन एज में रिलीजियस टॉलरेंस के लिए एक रॉक की तरह खड़ा रहा? ऑप्शन ए जॉन इलियट. ऑप्शन बी क्रॉमवेल. ऑप्शन सी थॉमस हुकर. ऑप्शन डी हैम्पटन. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉमवेल साहब. ठीक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. हुज पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स? किसकी कविताएं जो हैं, किसकी पोइट्री जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड है? एनाटॉमी पोएम्स, डिलीजियस पोएम एंड एपिग्राम्स. तो ऑप्शन आपके सामने है बेन जॉनसन, थॉमस क्रिउ, स्पेंसर या रॉबर्ट हेरिक. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रॉबर्ट हेरिक. Now the next question is question number 36. The Royal Society of London was established in. रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है वो अस्तित्व में कब आई, कब स्टैब्लिश्ड हुई? ऑप्शन ए 1660. ऑप्शन बी 1640. ऑप्शन सी 1650. ऑप्शन डी 1670. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1660. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37. हु इज नोन एज फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसको कहा जाता है साहब? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन. ऑप्शन बी इजैक वॉल्टन. ऑप्शन सी जॉन इलियट. ऑप्शन डी क्रॉमवेल. तो साहब इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन साहब को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेंसेरियन पोइट्स? इनमें से कौन सा स्पेंसेरियन पोइट्स नहीं है? ऑप्शन ए फिनियस फ्लेचर. ऑप्शन बी जॉर्ज बिथर. ऑप्शन सी विलियम ब्राउन. ऑप्शन डी जोनाथन स्विफ्ट. तो इसका राइट आंसर है डी, जोनाथन स्विफ्ट. और ये तीनों जो ए, बी और सी ऑप्शन में लिखे हैं, ये तीनों स्पेंसेरियन पोइट्स ग्रुप में शामिल हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैवेलियर पोइट्स? इनमें से कौन सा एक कैवेलियर पोइट्स नहीं है? ए रॉबर्ट हेरिक. बी अलेक्जेंडर पोप. सी थॉमस क्रिउ. ऑप्शन डी जॉन सकलिंग. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अलेक्जेंडर पोप जो हैं
वह आपके कैवेलियर पोएट नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 अब आपका आया, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल, किसने मेटाफिजिकल टर्म शब्द दिया? जॉन डन ने दिया, सैमुअल जॉनसन ने दिया, अलेक्जेंडर पोप ने दिया या जॉन ड्राइडन ने दिया? तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म पहली बार इजाद किया, जिसका नाम उन्होंने दिया मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल कंप्लीटेड, किस वर्ष में जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ? ऑप्शन ए 1610, ऑप्शन बी 1611, ऑप्शन सी 1612, ऑप्शन सी 1613। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1611। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द 9 लाइन्स स्टैंजा इन इंग्लिश इज कॉल्ड, अंग्रेजी में अगर 9 लाइन के स्टैंजा की हम बात करें तो 9 लाइन का स्टैंजा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्टेव, ऑप्शन बी सेस्टेट, ऑप्शन सी स्पेंसेरियन स्टैंजा, ऑप्शन डी क्वाट्रेन। तो साहब इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी स्पेंसेरियन स्टैंजा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, हु रोट द आर्केडिया, द आर्केडिया की रचना किसने की? ए जॉन लिली, बी स्पेंसर, ऑप्शन सी फिलिप सिडनी, ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो साहब आर्केडिया की रचना जो है वह आपकी की है ऑप्शन सी यानी कि फिलिप सिडनी साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज टोटेल्स मिसलेनी, टोटेल्स मिसलेनी क्या है? ऑप्शन ए नेम ऑफ ए ड्रामा कलेक्शन, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ एसेज। तो अगर हम टोटेल्स मिसलेनी की बात करें साहब तो टोटेल्स मिसलेनी जो है वो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट है सर थॉमस बेट और अर्ल ऑफ सरे दोनों का मिश्रित। ठीक है ना साहब, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वॉट पब्लिश्ड इन 1712 इन, पोप का साहब के द्वारा लिखी गई रेप ऑफ द लॉक जो है वह 1712 में पब्लिश हुई, इन कितने कैंटोज में हुई? ये सीधा प्रश्न है आपका। ए 2 कैंटोज, बी 3 कैंटोज में, सी 4 कैंटोज में या डी 5 कैंटोज में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 2 कैंटोज में। द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कैंटोज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, डैश वॉज ए शॉर्ट प्ले दैट प्रोड्यूस्ड कैरेक्टर्स यूजली ऑफ हम्बल रैंक, एक प्ले शॉर्ट प्ले दैट प्रोड्यूस्ड कैरेक्टर्स यूजली ऑफ हम्बल रैंक। ऑप्शन ए ट्रेजेडी, ऑप्शन बी कॉमेडी, ऑप्शन सी इंटरल्यूड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरल्यूड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फ्रॉम विच सेंचुरी यूनिवर्सिटी बिट्स बिलोंग टू, किस यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी बिट्स बिलोंग करते थे? 14 सेंचुरी से, 15 सेंचुरी से, 16 सेंचुरी से या 17 सेंचुरी से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 16 सेंचुरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट की रचना कैसे मतलब किसमें हुई? वाज रिटन इन फ्री वर्स में, ब्लैंक वर्स में, राइम्ड वर्स में या नन ऑफ द अबव? तो पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। काय में लिखी गई है भैया? ब्लैंक वर्स में। क्वेश्चन नंबर 49, पैराडाइज रीगेंड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, हम सब जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट उसका सीक्वल है पैराडाइज रीगेंड। आपसे पूछा गया है कि पैराडाइज रीगेंड का पब्लिकेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1670 में, ऑप्शन बी 1671 में, सी 1672 और डी 1673। तो राइट आंसर इज 1671 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मैनी सोनेट्स रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने कुल मिलाकर कितनी सोनेट्स लिखी हैं? ऑप्शन ए 167, ऑप्शन बी 436, ऑप्शन सी 520, ऑप्शन डी 523। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 523। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने 523 सोनेट्स की रचना की है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 51, लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज, लैम्ब साहब ने अपना साहित्यिक कैरियर स्टार्ट किया। लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए पोइट, एन एसेइस्ट, ए ड्रामेटिस्ट या नन। तो साहब लैम्ब साहब की अगर बात करूं तो उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर एक पोइट के रूप में आरंभ किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी अपस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी हाइपरबोल और ऑप्शन डी राइम। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए मेटाफर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। What is a direct address to the dead, to the absent और to a personified object और idea? ऑप्शन देखिए आप, ए ऑप्शन एपिग्राम, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी अपस्ट्रॉफी या ऑप्शन डी सिमली। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि अपस्ट्रॉफी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently। यानी कि वह कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि जो शब्द का अर्थ होता है वास्तविक अर्थ जो है वह उन शब्दों के जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके ए सैटायर, ऑप्शन बी आयरनी, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन एंड ऑप्शन डी एपिग्राम। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि आयरनी। Now the next question is question number 55, $100 dash money, $100 dash money, fill in the blanks space by choosing the right option। आपको क्या करना है, इस फिलअप करना है और राइट ऑप्शन चुनकर। तो ध्यान से सुनिएगा, $100 डैश मनी, तो क्या ऑप्शन में आएगा, आर ए लॉट ऑफ मनी, इज ए लॉट ऑफ मनी, इज द लॉट ऑफ मनी या आर द लॉट ऑफ मनी। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इज ए लॉट ऑफ मनी, $100 इज ए लॉट ऑफ मनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए फाइन कलेक्शन ऑफ ए पोस्टेज स्टैम्प्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन में क्या चूज करना है, क्या आएगा, तो ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी टू हैव एंड ऑप्शन डी नन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ये 3 सेंटेंस चौथे में नन लिखा हुआ है, इनमें से एक सेंटेंस आपका सही है, आपको उस राइट सेंटेंस को पहचानना है। ऑप्शन ए ही इज रिच इनफ टू स्टार्व, ऑप्शन बी ही इज टू रिच टू स्टार्व, ऑप्शन सी ही इज टू रिच नॉट टू स्टार्व और ऑप्शन डी नन। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ही इज टू रिच टू स्टार्व। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। आपको बायोग्राफी का सही अर्थ बताना है, जो ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें से या चौथे में नन में से। तो देखिए पहला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, बी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑप्शन सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग और डी नन। तो भैया बायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस आपका लिखा है और आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि राइट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ऑप्शन मतलब आपका सेंटेंस लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन एलस आई एम अनडन। तो देखिए ऑप्शन आपका लिखा है ही एक्सक्लेम्ड एलस दैट ही वाज अनडन, बी ऑप्शन है ही टोल्ड एलस दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन सी ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन या ऑप्शन डी ही सेड टू ही वाज अनडन। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60,
क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें भी आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। आपका डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, राम सेड टू मी व्हाट हैव यू डन। वो राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, व्हाट हैव यू डन। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, राम आस्क्ड मी दैट ही हैज डन। ऑप्शन बी, राम टोल्ड मी व्हाट ही हैड डन। ऑप्शन सी, राम आस्क्ड मी दैट ही हैड डन। और डी ऑप्शन लिखा है, राम आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन। तो साहब इसका राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, राम आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट। आपको एलिगेंट शब्द का सिनोनिम बताना है साहब। ऑप्शन ए जेंटल, ऑप्शन बी फेमस, ऑप्शन सी ग्रेसफुल, ऑप्शन डी नोटोरियस। तो साहब सिनोनिम एलिगेंट का होता है ग्रेसफुल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टिमोरस। आपको टिमोरस शब्द का सिनोनिम बताना है। ए अप टू डेट, बी ब्राइट, सी टिमिड, डी ब्रेव। तो टिमोरस शब्द का जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी यानी कि टिमिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट। एक फ्रेज लिखा हुआ है ऑन द अलर्ट, इसका आपको अर्थ बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन रेडी टू एक्ट, बी ऑप्शन डिपेंड ऑन पुलिस, सी ऑप्शन डिपेंड ऑन अदर्स, डी ऑप्शन नन। तो साहब ऑन द अलर्ट का मीन्स होगा आपका रेडी टू एक्ट यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इन 4 शब्दों में से एक ऐसा शब्द लिखा है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको वह सब पहचानना है। तो देखिए लिखा है कैरियर, बी लिखा है क्रिएटर, सी लिखा है सेंटर और डी लिखा है कैरियर। तो साहब इसका जो गलत जो शब्द है वो है आपका सेंटर, CENTRE स्पेलिंग सही होती है ना कि TER। तो इसमें सी आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए क्योर फॉर ऑल इल्स। ये एक फ्रेज दे दिया गया, आपको इसके लिए एक शब्द बताना है, वन वर्ड बताना है। तो ए क्योर फॉर ऑल इल्स, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा। एपिडर्मिक, डिडेक्टिक, पेनेसिया या डिक्सन। तो साहब इसके लिए शब्द आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पेनेसिया। ए क्योर फॉर ऑल इल्स, इसके लिए एक शब्द अगर कहें तो पेनेसिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। इसमें लिखे हुए कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि पैसिव वॉइस में है। आई वांट टू परचेज ए प्लॉट हियर, शी नोज स्विमिंग वेरी वेल, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल या शी वॉज कॉल्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, शी वॉज कॉल्ड फॉर परफॉर्मेंस। ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एपिथेटिक। आपको एपिथेटिक शब्द का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए होस्टाइल, ऑप्शन बी केलस, ऑप्शन सी रिपल्सिव और ऑप्शन डी ओमिनस। तो साहब इसका राइट आंसर जो है वह होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ओमिनस। क्या होगा साहब, ऑप्शन डी यानी कि ओमिनस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। फिल इन द ब्लैंक विद ए सुइटेबल प्रपोजिशन और वर्ब। आपको ये ब्लैंक स्थान को फिल करना है सूटेबल प्रपोजिशन या वर्ब के साथ या दोनों के साथ। ठीक, ही डैश द बस व्हेन इट केम, ही डैश द बस व्हेन इट केम, गॉट ऑफ, गॉट ऑन, गॉट इन या गॉट एट। तो साहब इसका राइट आंसर होगा ही गॉट ऑन द बस व्हेन इट केम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जब बस आई तो वह बस पर चढ़ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि जिसकी स्पेलिंग सही लिखी है। 3 स्पेलिंग गलत हैं, एक स्पेलिंग सही होगी। तो देखिए ड्यूली शब्द लिखा है, DUELY नहीं होती, DULY ये आपका राइट आंसर है। ड्यूली की स्पेलिंग होती है DULY। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। हु इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स ऑफ रीजनल नॉवेल्स। किसको एक्सपोनेंट कहा जाता है रीजनल नॉवेल्स का। ए ऑप्शन डॉक्टर जॉनसन को, बी ऑप्शन थॉमस हार्डी को, सी ऑप्शन GB शॉ को या डी ऑप्शन अर्नोल्ड साहब को। तो रीजनल नॉवेलिस्ट जो हैं वो अंग्रेजी साहित्य में कहे जाते हैं थॉमस हार्डी। तो भाई इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा।
आपको हार्डी साहब के द्वारा लिखे गए एपिक ड्रामा का नाम बताना है। ऑप्शन ए द डायनेस्ट, ऑप्शन बी मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, सी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और डी जज द ऑब्सक्योर। तो साहब ये तीन जो बचे हुए हैं बी सी डी, ये थॉमस हार्डी साहब के नॉवेल्स के नाम हैं। अगर हम इनका एपिक ड्रामा की बात करें तो उसका नाम है द डायनेस्ट। क्या नाम है भैया? द डायनेस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स? गुलिवर्स ट्रेवल बुक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल्स? ऑप्शन ए पोप, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी स्विफ्ट, ऑप्शन डी स्टील। तो साहब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जोनाथन स्विफ्ट साहब ने लिखी है गुलिवर्स ट्रेवल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन आपका पूछा गया, हु रोट टॉम जोन्स? टॉम जोन्स की रचना किसने की? ऑप्शन ए हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन बी सैमुअल रिचर्डसन, ऑप्शन सी डैनियल डिफो और ऑप्शन डी टोबियस स्मॉलेट। तो साहब टॉम जोन्स, जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं जिन्होंने एमए किया है उन सब ने पढ़ा है और उन सबको पता है कि टॉम जोन्स की रचना हेनरी फील्डिंग साहब ने की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फॉर विच टाइप ऑफ ड्रामा विलियम कॉन्ग्रीव इज फेमस फॉर? किस टाइप के ड्रामा लिखने के लिए विलियम कॉन्ग्रीव साहब फेमस हैं? ए ऑप्शन प्रॉब्लम प्ले, बी ऑप्शन ड्रामा ऑफ आइडियाज, सी ऑप्शन गॉथिक ड्रामा और सी कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो अगर मैं बात करूं विलियम कॉन्ग्रीव साहब की तो वो फेमस है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। ठीक, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए फेमस है विलियम कॉन्ग्रीव। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 75। हु रोट टू हिज कॉय मिस्ट्रेस? किसने रचना की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस की? ए ऑप्शन एंड्रयू मार्वेल, बी थॉमस हॉब्स, सी हेनरी वॉगन, डी विलियम कॉन्ग्रीव। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, एंड्रयू मार्वेल साहब ने रचना की है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 75 बहुत महत्वपूर्ण हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हो सकते हैं उनसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बंदे हैं जो आए हैं उनको लेकर मैंने आज का ये वीडियो दिया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं आया और कितने क्वेश्चन आपने इसमें किए हैं, प्लीज़ उसको भी बताएं और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें। और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, गुड नाइट।